ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उन वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके केंद्रों पर एक ही लंबाई के चाप क्रमशः 45 व 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 45 और 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। तो सबसे पहले मान लिया कि वृत्तों की त्रिज्याएं, माना वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी हैं? ये दो वृत्त हैं तो दो त्रिज्याएं होंगी। त्रिज्या r होती है, लेकिन पहले वृत्त की r1 व दूसरे वृत्त की r2 होगी। ठीक है, तथा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कितने होंगे? θ1 एंड θ2 होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लंबाई जो होगी वह L1 या L2 ना होकर क्या होगी? L1 = L2 और = L, है ना। लंबाई क्यों, क्या कह रहा है कि एक ही लंबाई के चाप के द्वारा, एक ही लंबाई के समान लंबाई, क्योंकि समान लंबाई है, कह रहा है कि वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 का रेशियो, R1:R2 बताइए जिनके केंद्रों पर एक ही लंबाई के चाप के द्वारा 45 व 60, क्या कह रहा है? एक ही लंबाई का चाप। ये देखो तो L1 L2 पहले वृत्त की लंबाई, पहले चाप की लंबाई L1, दूसरे चाप की लंबाई L2, लेकिन दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि कह रहा है कि बराबर लंबाई, समान लंबाई के चाप के द्वारा कोण θ1 या θ2 यानी 45 डिग्री व 60 डिग्री अंतरित किए गए हैं। ठीक है, तो यदि चाप की लंबाई L है, क्योंकि चाप की लंबाई अब L है, तब पहले वाले से, पहले चाप की लंबाई है ना, तो क्या आ जाएगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो देखो एंगल हमने क्या किया? पहले कोण के लिए क्या है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो पहला कोण क्या था? θ1। ठीक है, चाप क्या था? देखो चाप की लंबाई कॉमन है, तो चाप की लंबाई L, चाप की लंबाई, इसको चाप की लंबाई भी लिख लेते हैं, चाप की लंबाई L, क्योंकि दोनों लंबाई क्या कह रहा है कि एक समान चाप की लंबाई के द्वारा। और त्रिज्या कितनी है पहले वाले के लिए? R1। ठीक है, θ1 = L/R1। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देनी है कि जो θ1 θ2 है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिया हुआ है 45, तो π/180 है ना। तो 45 से कितनी बार जाता है ये? 3 से 15 बार, 3 से 60 बार, है ना। और फिर 15 × 60, π/4। तो θ1 कितना आएगा बच्चों? π/4 रेडियन। θ1 कितना आता है? π/4 रेडियन। और इसी तरह θ2 कितना आएगा? θ2 है 60 × π/180, तो ये π/3 रेडियन, है ना। θ1 π/4 रेडियन। तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, θ1 की वैल्यू पुट कर देते हैं π/4। L आपको पता है, सेम रहेगा, और R1। ठीक है, तो देखो अब इसका तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसका यहाँ, तो ये बन जाएगा πR1 = 4L। ये पहला कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। ये पहले वृत्त के लिए, ये पहले कोण के लिए, ये पहले वृत्त के लिए, ठीक है, पहले वृत्त के लिए। अब दूसरे वृत्त के लिए करेंगे, तो दूसरे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? देखो दूसरे वृत्त के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? θ2। ठीक है, लंबाई सेम L2/R2, लेकिन L2 की वैल्यू क्या है? L है। L2 की वैल्यू क्या है बच्चों? L है, क्योंकि लंबाई सेम है। तो θ2 कितना है? π/3 है। देखो θ2 कितना है? θ2 π/3 है ना। और L सेम है, लंबाई सेम है, चाप की लंबाई सेम है। ठीक, तो यहाँ पे L आ जाएगा, और R2 की जगह पर R2, तो यहाँ पे भी तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे बनता है πR2 = 3L।
तो उसने क्या कहा कि दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, तो पहले वृत्त की और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, पहले वृत्त से दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, पहले वृत्त से दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या आएगा? यहां पे लिख दो पहले वृत्त की त्रिज्या या प्रश्नानुसार, ठीक है। यहां पे क्या लिख दोगे आप? प्रश्नानुसार। तो पाई r1 अपॉन पाई r2, ठीक है, इज इक्वल टू 4l अपॉन 3l, 4l अपॉन 3l। पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 4/3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/3, यानी 4:3 का अनुपात है, 4:3 का अनुपात होगा, ठीक है। पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की त्रिज्या में अनुपात कितना होगा? 4:3 का अनुपात होगा। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तब 50 मिनट में यह सुई कितना घूम जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए बेसिक कि 60 मिनट में घड़ी की सुई 2 पाई r सेंटीमीटर घूम लेती है या घूमती है। देखो कैसे, ये घड़ी है 12, 3, 6 और 9, ठीक है। तो यहाँ से जब ये स्टार्ट करती है तो कितना घूम लेती है? पूरा। और वृत्त की परिधि के बराबर, एक वृत्त की परिधि के बराबर घूम लेती है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r, है ना। तो कितनी होती है वृत्त की परिधि? ये दूरी अगर इसको सेंटीमीटर में नापे तो 2 पाई r सेंटीमीटर होगी। तो 60 मिनट में, 1 घंटे में या एक पूरे राउंड में कितना घूम लेती है? क्योंकि देखो 12 से सुई जब घूम के वापस 12 पे आएगी तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा या 60 मिनट। तो 60 मिनट में घड़ी की सुई कितना? 2 पाई r सेंटीमीटर घूम लेती है। तब 50 मिनट में कितना घूमेगी? तब 50 मिनट में 50 इंटू 2 पाई r घूमेगी। कितना घूमेगी? 50 इंटू 2 पाई r घूमेगी, ठीक है। 50 इंटू 2 पाई r घूमेगी। और ये r होता है यहाँ से यहाँ तक। देखो सुई की लेंथ इसने दे रखी है, इसको आप क्या मान सकते हो? त्रिज्या मान सकते हो। क्या मान सकते हो? त्रिज्या। तो यहाँ पर r कितना है? 1.5। वो r कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? क्योंकि देखो ये क्या होगा, अगर आप इसको सेंटर मानो तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरे गोले को हम मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से ये त्रिज्या मिल जाती है आपको, ठीक। तो 1.5 सेंटीमीटर आप वैल्यू पुट कर दो, 50 पाई 22/7 और ये 1.5। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे या काटोगे तो आंसर कितना आ जाता है इसका? 7.85 सेंटीमीटर। 7.85 सेंटीमीटर। तो 50 मिनट में कितना घूम लेती है? 7.85 सेंटीमीटर घूम लेती है। घड़ी की सुई कितना घूम लेती है? 7.85 सेंटीमीटर घूम लेती है। कह रहा है कि किसी रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी रेलगाड़ी के पहिए का व्यास 1 मीटर है, ठीक है। पहिए का व्यास कितना है? 1 मीटर। तो पहिया 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाता है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखो पहिए का व्यास जब 1 मीटर है, डाया कितना है पहिए का? 1 मीटर, ठीक। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। 1/2 रेडियस कितना हो जाएगा? ½ मीटर या 1/2 मीटर, क्योंकि रेडियस क्या होता है? 1/2 होता है। भैया रेडियस क्या होता है? d/2 होता है, ठीक है। d की वैल्यू 1 है और ये 2 नीचे पे है, तो कितना बन जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चक्कर में पहिया क्या हो, कितना चलेगा? पहिया कितना घूमेगा? 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई, r की वैल्यू कितनी है? 1/2, ठीक। तो कितना जाएगा? 2 से 2 कैंसिल,
पाई। कितना चलेगा पहिया? पाई मीटर चलेगा। पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा? पाई मीटर चलेगा। ठीक है, पहिया कितना चलेगा एक चक्कर में? पाई मीटर चलेगा। तब एक सेकंड में जब 3 चक्कर लगाता है, तो क्या कह रहा है कि एक सेकंड में 3 चक्कर लगाता है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी, एक सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी 3 पाई मीटर्स। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी कितना है? 3 पाई मीटर्स है ना। तब क्या करना है कि रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी आएगी? 60 × 60 × 3 पाई। ये देखो क्या आएगा? मीटर पर आवर या पर सेकेंड? मीटर पर आवर्स, सॉरी मीटर पर, हाँ मीटर पर आवर आएगा। ठीक है, मीटर पर घंटा। ठीक है, लेकिन जब इसको आप किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से इसको डिवाइड लगा देते हैं। मीटर पर आवर था, लेकिन आप इसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल आएगा इसका आंसर 33.94 किलोमीटर पर घंटा। 33.94 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही ईजी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो 1 घंटे में क्या होता है? 3600 सेकेंड होता है, इसलिए 60 × 60। ठीक, और इसके बाद क्या करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। पहले क्या था, इसको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ये पहले मीटर में था, फिर किलोमीटर में आ गया। जब किलोमीटर में आएगा तो 1000 से डिवाइड लगा देते हैं, है ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, तो न्यूनतम कोणों में अंशों की संख्या सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात 60:पाई है। तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो जिसमें एक सर्वांतर जो रहता है वो फिक्स रहता है ना। तो मान लिया सर्वांतर फिक्स रहता है, माना कि इसमें जो त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के कोण है ना। तो माना कि त्रिभुज के कोण, माना कि त्रिभुज के कोण a-d डिग्री a व a+d डिग्री है। ठीक है, 3 ही ट्रायंगल होते हैं, 3 ही को एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में। ठीक, अब एक इसमें लिखे हुए हैं, समांतर श्रेणी में लिखे हुए हैं। आगे चल के आप जब समांतर एपीजीपी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पदों के बीच का सर्वांतर सेम रहता है। जैसे पहले और दूसरे वाले के बीच का आएगा d, तो दूसरे और तीसरे के बीच का भी d ही आएगा। सर्वांतर से इन दोनों के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एपीजीपी में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहा कि माना कि त्रिभुज के कोण a-d a व a+d हैं, जो कि समांतर श्रेणी में है, जो कि क्या है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे बेसिक जानकारी कि त्रिभुज के कोण हैं। अब समांतर श्रेणी में चाहे किसी में भी हो तो इनका योग क्या होगा? तीनों का सम 180 डिग्री होगा। त्रिभुज को कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, इसको आप ओपन करोगे तो d से d कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बनता है 3a = 180 डिग्री। देन a की वैल्यू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण, तो देखो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन होगा? अगर a की वैल्यू 60 है, देखो a-d, तो a की वैल्यू अगर 60 है तो d की कुछ भी हो, सपोज 10, 20,
तो अगर आप 10 घटाओगे तो छोटा ही हो जाएगा 50। अब जब सिंगल ए है सेकेंड वाला, इसकी अगर सीधी वैल्यू 60 है तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, लेकिन लास्ट वाले में क्या है ए प्लस डी, तो अगर ए 60 डिग्री मिल गया आपको और डी 10 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70। तो सबसे बड़ा एंगल कौन कहलाएगा, ए प्लस डी वाला, ए प्लस डी वाला। तो सबसे बड़ा कोण ए प्लस डी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट सिखाया था मैंने, ठीक है। पाई बाई 180 डिग्री का क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा कोण आपको पता था कौन सा था, ए माइनस डी वाला, ठीक। सबसे छोटा कोण कौन सा था, ए माइनस डी वाला, ये वाला सबसे छोटा कोण है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि न्यूनतम कोणों में अंशों की संख्या यानी ए माइनस डी बटे सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या यानी ए प्लस डी, ठीक है, इंटू पाई बाई 180 किसके बराबर होगा, 60 अनुपात पाई के बराबर होगा, 60 अनुपात 60 बटे पाई के बराबर होगा, ठीक है। 60 बटे पाई के बराबर होगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो 180 पलट के ऊपर चला जाता है, 180 पलट के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा 1a माइनस डी इंटू 180, ठीक है। नीचे बचेगा a प्लस डी इंटू पाई और 60 अपॉन पाई। तो आपको पता है जब ये नीचे सेम रहता है, क्योंकि तिरक गुणा होगा पाई का, तो कहाँ जाएगा 60 के पास, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ से देखो 60 से भी इसको काट सकते हो, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये क्या बनेगी नेक्स्ट स्टेप इसकी, a माइनस डी इंटू 3 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3a माइनस 3d, ये बन जाता है 3a माइनस 3d इज इक्वल टू ए प्लस डी, है ना। तो ए इधर आएगा तो ये बन जाएगा 4a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 4d, 2a इज इक्वल टू, है ना, 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 2a माइनस 4d, तो a इज इक्वल टू 2d, a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, a इज इक्वल टू 2d, a इज इक्वल टू 2d। तो a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 60 है, तब d की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, या d इज इक्वल टू a बाई 2, या दूसरे भाषा में, दूसरे टर्म्स में कहें तो d इज इक्वल टू a बाई 2, ठीक है, a बाई 2। तो a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 60 डिग्री थी, ठीक। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, a की वैल्यू 60 डिग्री है, तो जब आप d की वैल्यू निकालने जाओगे तो a की वैल्यू पुट कर दो 60 बाई 2, तो d की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको a भी मिल गया, d भी मिल गया और a भी मिल गया, तो a और d दोनों मिल गया। तो पहला a माइनस डी, पहला कोण a माइनस डी डिग्रीज, तो कितना बन जाएगा ये 60 माइनस 30 डिग्रीज, तो कितना आया ये आया 30 डिग्री। पहला मिल गया आपको 30 डिग्री, दूसरा a है खुद, तो a बराबर 60 डिग्री है दूसरा, और लास्ट वाला तीसरा a प्लस डी, है ना। तो 60 प्लस 30, तो कितना मिल गया ये 90 डिग्री। अब देखो इन तीनों को ऐड करके देख लो, 30, 60, 90 और 90 180, तो कितने कौन कौन से हो गए ये 30, 60 और 90। त्रिभुज के तीनों कोण हैं 30, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में है जिनका सर्वांतर 5 है, ठीक है। यदि न्यूनतम कोण
2π/3 है। तो हमने माना कि बहुभुज में n कोण है, माना कि बहुभुज में n कोण है, ठीक है। तो बहुभुज भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 2n-4। बहुभुज भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n- भुजाओं की संख्या 2n-4 होगी। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n-4 हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि न्यूनतम कोण 2π/3 है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2π/3 न्यूनतम कोण क्या कह रहा है, 2π/3 है। 18 ये 120 कितना आया, 120 आया। न्यूनतम कोण कितना आ रहा है, न्यूनतम कोण क्या कह रहा है कि सर्वांतर 5 है। तो कैसे बनेगा, 120, 125, 130, 5 का डिफरेंस हो, ठीक है। कितने का डिफरेंस हो, 5 का डिफरेंस हो, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो n पदों तक 2n-4 समकोण होंगे। इसमें कितने होंगे, n पदों तक 2n-4 समकोण होंगे, ठीक है। ऐसे n टर्म्स होंगे, कितने होंगे n टर्म्स, n पद। तो कितने समकोण होंगे, 2n-4 समकोण होंगे, ठीक है। 2n-4 समकोण होगी। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाता है समांतर श्रेणी का n टर्म्स वाला, ठीक है। n/2 इंटू n/2 ठीक है। समांतर श्रेणी में nवें पद के लिए, nth टर्म के लिए, nवें पद के लिए, nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है ये n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 2n-4 इंटू 90, ठीक है। सॉरी, मतलब 90 नहीं, 2n-4। यहाँ पे समकोण दिए इसलिए 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है n, ठीक है। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ n, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपको पता नहीं है, ठीक। d हमें पता है यहाँ पर और समकोण पता है, तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे समकोण की वैल्यू 90 डिग्री और d की वैल्यू 5, और a पहला पद, a क्या है, a पहला पद 120 डिग्री है, ठीक। यहाँ से d 5, ठीक है। और समकोण तो आपको पता ही होगा, और n का पता नहीं है क्योंकि n तो खुद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या होता है, पदों की संख्या। हमें पता नहीं कि यहाँ पर कितने पद हैं, फिलहाल पदों की संख्या। तो यह आ जाएगा n/2 इंटू 2a कितना है, 120 प्लस n-1 इंटू d कितना है, 5, और यहाँ पे 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाती है, एक इक्वेशन मिलती है, n² - 25n प्लस 144, n² - 25n 225 n² - 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, है ना। इसको आप जब दोनों साइड की इक्वेशन सॉल्व करोगे, n² - 25n प्लस 144, तो यहाँ से n की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, n9 एंड 16, ठीक है। n की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, 9 एंड 16, ठीक है, 9 एंड 16। तो यदि n = 16 हो तो बहुभुज का सबसे बड़ा कोण, आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा, और जो कि असंभव है 195। अब देखो, इनको चेक कर लेते हैं इसमें, बेसिक इक्वेशन में, इसमें पुट करके, ठीक। तो जब n = 16 आप पुट करोगे, n = 16 रखने पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/2, 2 इंटू a कितना था, 120 प्लस 16 - 1 इंटू d कितना था, 5, ठीक है। तो ये आ जाता है 8, ये बन जाएगा
8 इंटू 240, 15 15 75। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, 120 प्लस 16 माइनस क्या आएगा, 120 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5 है ना। जब आप n इक्वल टू 16 पुट करोगे तो ये चला जाएगा 15 15 75, तो ये आ जाता है 120 प्लस 75, तो 5 का 5 है ना, 7 2 9, 195 है ना, जो कि गलत होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है बहुभुज का जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। n की वैल्यू मतलब भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9, 16 नहीं होगा। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक,